गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये 6 सेमेस्टर सभी ब्रांच के लिए एक कॉमन पेपर है जिसका नाम है मैनेजमेंट। आज हम लोग मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और मैनेजमेंट का सिंपल मतलब यदि देखा जाए तो उसका मतलब होता है मैनेज द थिंग, मतलब चीज़ों को मैनेज करना। आप कोई भी चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट जो है उसको बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अपने तरीके से, सब लोगों ने अपने-अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, अपने-अपने तरीके से इसको जानने की कोशिश किया है। एक छोटा-सा उदाहरण आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको एक हाथी दिख रहा होगा। इस हाथी में आपको हाथी जो दिख रहा है उसमें ब्लाइंड मैन है, अंधा आदमी है, जो कि हाथी के जिस पार्ट्स को पकड़ा है, जिस पार्ट्स को टच किया है, उसके अनुसार हाथी को समझ रहा है। जैसे जो सूंड को पकड़ा है वो समझ रहा है कि हाथी जो है एक रॉड की तरह है, जो पैर को पकड़ा है वो समझ रहा है कि हाथी एक खंभा की तरह है, जो कान को पकड़ा है वो समझ रहा है कि हाथी जो है एक फैन की तरह है या सूप की तरह है। जिन्होंने पूँछ को पकड़ा है उनको लग रहा है कि हाथी जो है एक ब्रश के समान है। तो ये सारे लोग अपने-अपने जिस तरह से, वो तो अंधे लोग हैं, वो जिस तरह से पकड़े हैं उसके अनुसार वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट को लेकर के जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने अपने-अपने तरीके से डिस्क्राइब किया। जैसे आप बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर को, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया, हेनरी फ्योल ने अपने तरह से डिस्क्राइब किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किए तो उन्होंने भी अलग तरीके से किया, या जो भी चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट के लिए जो किया वो अलग-अलग तरीके से किया। तो ये जो सारी चीज़ों हैं उस सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे करते हैं, वो सारे टॉपिक्स में हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग जो बेसिकली चर्चा करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि मैनेजमेंट में हम लोग को कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उससे हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। कि आपको जब पढ़ाया जा रहा है तो उसका जो आगे आपका फर्दर आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, टीसीएस का एक पेपर आता है टी टी आपका एनक्यूटी, एनक्यूटी जो होता है उसमें आपका बहुत सारा सवाल जो है वो आपका मैनेजमेंट से पूछा जाता है, क्योंकि वो कोर्स आपका जो जॉब जो है वो मैनेजमेंट टाइप का है, मैनेजर टाइप का है, तो वहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाता है। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो मैनेजमेंट का गुण आपके अंदर यदि है तो आप प्रमोट जल्दी होइएगा, आप जल्दी बेसिकली प्रमोट होते जाइएगा और एक लेवल पे पहुंच जाइएगा। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है उस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। उसके बाद बाकी बातें जब क्लास चलते रहेगा उस समय टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, किस तरह से काम होता है। देखिए इसमें आपका जो है आगे का जो पहला यूनिट है वो ओवरव्यू ऑफ बिजनेस है। यूनिट 1 जो है वो आपका क्या है, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में हम लोग ये समझेंगे बिजनेस होता क्या है, बिजनेस होता क्या है और बिजनेस जो होता है वो कितने तरह का बिजनेस होता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस में हम लोग चर्चा करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, एक आपका सर्विस बिजनेस होता है और एक और जो होता है वो आपका ट्रेड होता है। तो ये तीनों बिजनेस में क्या-क्या होता है, क्या-क्या सिमिलरिटी है और क्या जो है वो डिसिमिलरिटी है, मतलब विभिन्नता क्या है और समानता क्या है, उस पे हम लोग जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, किसको बिजनेस बोलते हैं और बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किसको बोलेंगे, हम लोग सर्विस बिजनेस किसको बोलेंगे और ट्रेड बिजनेस है किसको बोलेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें और भी टॉपिक आता है जिसमें आपका और टॉपिक जो आता है वो आपका ग्लोबलाइजेशन आता है। ग्लोबलाइजेशन को हम लोग समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन मतलब हिंदी मीनिंग यदि हम लोग जाने तो आपका वैश्वीकरण होता है। मतलब पूरे विश्व के लेवल पे हम लोग कोई भी आइडियाज़ को, कोई भी सामान बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको पूरे विश्व लेवल पे कैसे पहुँचाया जाए। तो इसके लिए ये वैश्वीकरण जो शब्द है या ग्लोबलाइजेशन जो शब्द है, वो विश्व के लिए भले नया शब्द होगा, लेकिन भारत के लिए ये बहुत पुराना शब्द है, क्योंकि बहुत पुराना चीज़ है। क्योंकि भारत जो है आज से 2000 वर्ष पूर्व की बात किया जाए, तो उस समय भारत जो है फाइनेंशियली और आपका इंटेलेक्चुअली मतलब बुद्धिमान और पूंजीपति संपत्ति दोनों भी ज़्यादा था। विदेश के लोग भारत में पढ़ने आते थे, यानी कि यहाँ के आइडियाज़ को, यहाँ के नॉलेज को विदेश तक पहुँचाया जा रहा था और विदेश को एक बहुत अच्छा हम लोग का उपनिषद में लिखा हुआ आपका मिलता है, आप लोग सुने भी होंगे, वासुदेव कुटुंबकम एक शब्द आता है, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि वासुदेव का मतलब होता है पृथ्वी, धरती। धरती ही पूरा, कुटुंब का मतलब होता है परिवार, यानी कि पूरा धरती ही अपना परिवार है। तो इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, इसमें ये पूरा मतलब इसका ये होता है कि यदि दो आदमी छोटे हृदय का होता है, छोटे चित्त का होता है, वो लोग ये मेरा है, ये तेरा में डिवाइड कर देता है। लेकिन जो बड़े हृदय वाले लोग होते हैं, विराट हृदय के लोग होते हैं,
वो लोग पूरे धरती को अपना परिवार मानते हैं और वहाँ पे आइडियाज को या कोई भी चीज है उसको आपका लेन देन में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये हमारा पुराना ग्लोबलाइजेशन से नाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल्स में इसके बारे में हम लोग समझेंगे ग्लोबलाइजेशन कैसे काम करता है। और बेसिकली आपको पढ़ना है इंडिया में इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है भारत के ऑन द आपका बिहाइव पे, कि भारत में ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है तो उसमें भारत का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। और दूसरा इसमें एक टॉपिक और है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो आपका इसमें आपका आता है पेटेंट करवाना, कोई भी चीज आप या सुने होंगे कि पेटेंट करवा लिए या ट्रेडमार्क का ले लिए, कॉपीराइट ले लिए। तो ये जो होता है सॉन्ग में या आप कोई भी चीज इन्वेंट करते हैं उसमें, या आप बुक लिख रहे हैं, सिंपल बुक लिख रहे हैं, तो बुक लिखने पर आपका जो बुक लिखा हुआ है दूसरा लोग यदि वही चीज सेम चीज को वहां पे लिखता है तो आप उस पर कॉपीराइट का केस कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है और कैसे काम करता है। जैसे टेक्निकल क्लासेस है, टेक्निकल क्लासेस का जो लोगो होता है उसमें आप यहाँ पे देखे होंगे छोटा सा टीएम लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो टीएम जो होता है ट्रेडमार्क का होता है, ट्रेडमार्क का होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है और ये जो है आप यदि टेक्निकल क्लासेस के लोगों को कॉपी करते हैं और कहीं दूसरे जगह लगाते हैं तो ये आपको कॉपीराइट का केस किया जा सकता है और मतलब आपको इसके लिए जुर्माना वगैरह जो होगा उसको जो उचित फॉर्म पे जो आपका जो है चीजें उस पर काम करना पड़ता है। तो ये आपका टेक्निकल क्लासेस, ये आपका ट्रेडमार्क का हो गया। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कोई भी सॉन्ग वगैरह लिखते हैं, सॉन्ग वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें, या कोई बुक लिखते हैं, आप राइटर हैं और बुक लिख रहे हैं तो बुक में भी ये काम करता है। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो आपका आईपीआर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये जो है वो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए काम नहीं करता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए काम नहीं करता। और जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे आईपीआर कैसे काम करता है, क्या होता है। तो ये होता है। इसमें और भी टॉपिक है जिसमें आपको ये पढ़ना है कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंजीनियरिंग, आपका इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, एग्रो इंडस्ट्री क्या होता है, केमिकल इंडस्ट्री क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि क्या क्या चीजें होता है, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट जो है वो आपका दूसरा यूनिट जो है उसका नाम होता है आपका मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस में हम लोग ये जानेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप के डिफिनेशन है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ डब्ल्यू टेलर का दिया हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम लोग जानेंगे कि एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या बताया था। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका हेनरी फ्यूल का दिया हुआ है और उसमें 14 प्रिंसिपल है। तो उस 40 प्रिंसिपल को हम लोग समझेंगे और उसको याद करने का तरीका भी समझेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ भी है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कैसे फंक्शन होता है उसका वो यहाँ पे दिखाया गया है। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक्स को कंसीडर करते हुए, सारे टॉपिक्स को समझते हुए हम लोग देखेंगे कि कैसे काम किया जाता है। उसके बाद आपका अगला जो आता है ये आपका देखिए हेनरी फ्यूल का 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट है। हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं। ये न्यू परसेप्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका एक नया कंसेप्ट दिए मैनेजमेंट का। तो ये आपका 14 प्रिंसिपल है जो यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें 14 हमने बताया था अभी। तो ये आपका है, इसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करके समझेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। ये हो गया। दूसरा जो आपका स्लाइड है उसमें आपका एफ डब्ल्यू टेलर का बताया गया है। एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है इसको, इनको। इनका पूरा नाम है एफ डब्ल्यू टेलर, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं हेनरिक विल्सलो टेलर बोला जाता है, इनका पूरा नाम है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। ये आपका 1856 में आपका जर्मन के जो आपका एक शहर है जिसका नाम है पेनोसिलेविया, तो पेनोसिलेविया में इनका जन्म हुआ था और ये जो है इनके बारे में बताया गया है। तो ये आपका हो गया। तीसरा यूनिट जो है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप्स होता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन है या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन के बारे में समझेंगे, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, फॉर्म ऑफ ऑनरशिप के बारे में जानेंगे। जैसे आप कहीं दुकान पे जाते होंगे, उसका बोर्ड देखते होंगे, तो उसके बोर्ड पे एक शब्द लिखा हुआ दिखता होगा बोर्ड में। जो भी बोर्ड है आपका, यहाँ पे बोर्ड में आपका कोई भी दुकान है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्रोप, प्रोप फलाना अनिल कुमार, या कोई भी नाम ले लीजिए, अनिल कुमार।
तो ये आपका जो प्रोप लिखा हुआ रहता है इसका क्या मतलब है, तो ये आपका प्रोप्राइटरशिप होता है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म ऑफ ओनरशिप में हम लोग जानेंगे कि कोई भी आपका फॉर्म है, कोई भी आपका बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी आपका आपके पास है ऑफिस है या जो भी है, तो उसका जो है ओनरशिप का जो है वो आपका कैसा है, प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या आपका ज्वाइंट ज्वाइंट आपका है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि फॉर्म ऑफ ओनरशिप में कैसे-कैसे काम किया जाता है और किस तरह से काम होता है, तो ये आपको वहाँ पे समझ में आएगा। प्रोप्राइटरशिप कैसे मिलता है, पार्टनरशिप कैसे होता है या ज्वाइंट इन्वेंचर जो होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपका तीसरा यूनिट है। चौथा यूनिट जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपके पास एम्प्लॉय स्किल यहाँ पे दिख रहे हैं, दिखाया गया है। ह्यूमन रिसोर्स में एचआर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एचआर कैसे काम करता है और इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कैसे काम करता है। उसके बाद जो अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 5, वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। देखिए, पैसा ज़्यादा कमाना, आप ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली हर लोग स्टेबल होना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपको ज़्यादा पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है। पैसा को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, वही आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, वहीं वहीं से आप स्टेबल बनिएगा। आप लोग भी आपका 6 सेमेस्टर है, कुछ समय के बाद आपका नौकरी लगेगा या कहीं न कहीं आप काम करिएगा ही, क्योंकि ये तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप एक टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं और लेने के बाद आप गाँव में जाकर के बैठ जाइएगा, या गाँव में जो बैठा हुआ व्यक्ति भी है, उसको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट यदि आता है, फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाए, किस तरह से पैसे को डिवाइड किया जाए, यदि वो जानता है तो अपना जीविका जो है वो आसानी से चला सकता है और फाइनेंशियली स्टेबल रह सकता है। तो फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे बजट और अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बजट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो टैक्सेस हैं, जैसे आप यदि सर्विस करते हैं तो आपका इनकम टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्साइज ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, वैट जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स, या अभी जो जीएसटी चल रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो हालांकि हमारे सिलेबस में अपने सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जीएसटी कैसे काम करता है, क्या होता है। जैसे पहले वैट लगता था, वैट तो अब खत्म हो गया, तो वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पेपर पास करने के लिए तो वैल्यू एडेड टैक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन जो नया अभी हम लोग का जो चल रहा है जीएसटी, जीएसटी पे भी चर्चा किया जाएगा, जीएसटी कैसे काम करता है, क्या होता है, उसका स्लॉट जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। उसके बाद अगला जो यूनिट है, छठा यूनिट, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में जो आपको पढ़ना है वो आपको मटेरियल के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, और इसमें जो चीज़ है वो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ आ जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में आपका एबीसी एनालिसिस आता है। एबीसी एनालिसिस में आपको जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट, जो नया आपका कोई व्हीकल मार्केट में आया, जैसे अभी हम सिंपल एक आपको एग्जांपल लेते हैं, कुछ समय पहले से ही एसपी 125 गाड़ी चल रहा है। एसपी 125 गाड़ी आपका चल रहा है यहाँ पे, समझते हैं एसपी 125 होंडा का जो गाड़ी आया है 125, ये गाड़ी जब बनाया गया होगा, तो गाड़ी बनने के बाद जब मार्केट में आ गया, तो क्या आपको लगता है कि तुरंत इसका जो है इंजन वो मार्केट में बिकना शुरू हो गया होगा? मतलब जैसे उसका जो कोई रिपेयरिंग करवाना चाहे, कोई खराब होगा, तो आपको लगता है कि इंजन पहले खराब हो जाएगा? इंजन मार्केट में जरूरत था नहीं, उसका नट बोल्ट जो है जो बहुत ज्यादा मात्रा में लगा हुआ है, उसको खराब होने का चांसेस ज्यादा है, तो उसको मार्केट में पहले पहुंचाना जरूरी है। तब बड़ा जो कंपोनेंट है, जो महँगा कंपोनेंट है, तब वो मार्केट में आता है। क्योंकि जो आपका एबीसी एनालिसिस में होता है कि आपका ग्रुप बाँट दिया जाता है कि ए, बी और सी, मतलब आपका 10% जो आपका कंपोनेंट होता है व्हीकल का, उसका रेट जो होता है वो 70% होता है। उसका जो आपका रेट होता है 10% जो आपका कंपोनेंट है, उसका रेट कितना 70% रहता है। और ये जो है आपका 20 से 25% बी वाला रहता है, और इसका 30 से 35% या 40% तक आपका ये कवर करता है, और बाकी ये जो होता है 90% 70% होता है, और इसका जो आपका होता है ये आपका 10% मात्र कॉस्ट को है वो कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। मतलब इसका मात्रा ज्यादा है, 70% आपके पास कंपोनेंट है, नट बोल्ट छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट, वो जो है वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे आपका 10% में क्या क्या आएगा, इंजन वगैरह आ जाएगा। अब इंजन जो है वो 10 छोटा सा ही पार्ट, मतलब बहुत बड़ा एक पार्ट जो है वो आपका एक ही दो पार्ट्स लगा हुआ है महंगा, और उस जो है गाड़ी का कितना 70% कॉस्ट को, जैसे मान लीजिए 1 लाख का आप गाड़ी ले रहे हैं, 1 लाख का गाड़ी ले रहे हैं,
तो 70,000 जो लग रहा है वो आपका 70,000 जो लग रहा है वो आपका किसका लगेगा, केवल इंजन का और इंजन के आसपास का जो कंपोनेंट है उसके लिए लगेगा। बाकी जो आपका 20 है ये में आपका 10 से 20,000 रुपया जो लगेगा वो आपका बी के लिए लगेगा, और बाकी जो पैसा 10% आपका 10-20,000 रुपया बचा, 10,000 या आपका 20,000 तक, यहाँ पे 10,000 रुपया जो बचा वो आपका पूरा नट बोल्ट छोटा-छोटा जो भी पार्ट लगता है वो सब इसमें आ जाएगा। तो खराब होने का चांस जो है वो आपका इसी 10% का ज़्यादा रहता है, जो 70% में है, 70% जो है उसी को खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ईओक्यू जो होता है या आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बारे में समझेंगे कि वो कैसे काम किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये आपका हो गया मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो आपका लास्ट यूनिट है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मतलब अंतिम में है लेकिन इसका भी मूल आपका, इसका भी जो आपका पेपर में जो पूछा जाता है, बहुत सारा सवाल इससे भी रहता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग पट और सीपीएम की बात करेंगे। पट और सीपीएम जो है इन्वेंट्री का ही होता है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल में पट और सीपीएम के बारे में जानेंगे हम लोग कि कैसे काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लास्ट 7वां यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं बुक का। तो बुक ये आप यदि बुक खरीदना चाहें तो बुक लेना जरूरी होता है, लेकिन आप ढंग से नोट्स बनाते हैं तो उससे भी काम चलेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका सब ब्रांच के लिए और इम्पोर्टेंट है। तो बुक आपका एम महाजन का एक आपका बुक आता है, धनपत राय पब्लिकेशन का है, इसका नाम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ये बुक आपका एम महाजन का है। आराम से बुक आपका कोई भी शॉप पे दुकान पे मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का जो बुक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का शर्मा एंड बंगा का, शर्मा एंड बंगा बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक बढ़िया है, बेहतर है। आप जो भी बुक चाहते हैं एक बुक ले सकते हैं, दोनों लेना जरूरी नहीं है, तो आप यहाँ से काम चला सकते हैं। बाकी जो आपको एक कॉपी ले लेना है, थोड़ा सा मोटा सा, और उसमें जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको चीजें बताया जाएगा उसको आपको नोट डाउन करना है। और मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा, आपको सब चीज क्लियर कट बताया जाएगा, आपको बेहतर किया जाएगा कि मैनेजमेंट को आप समझ सकें। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले क्लास में इसके नए लेक्चर के साथ मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।